नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सीकर क्लासेज ऐप पे जाकर जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल सीकर क्लासेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल सीकर क्लासेज जो है आपको लाइब्रेरी जो है ग्रेड फर्स्ट, लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड, लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड, एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। इसके साथ ही जो है करंट जीके की हमारे यहाँ से रोज एक क्लास जो है डाली जाती है, जिसको आप जो है फ्री जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जो है लाइब्रेरी कॉलेज जो है कॉलेज पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है भर्ती, उसकी जो तीनों पेपर है उनका कंटेंट हम आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करवाएंगे। हम जो है यूनिट फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है कॉलेज लाइब्रेरी में 3 पेपर है, तो पेपर फर्स्ट का जो यूनिट 5 है उसके बारे में जो है हम चल रहे थे और उसमें आपके जो है शोध या रिसर्च टॉपिक है और उसी के क्रम में हम पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में हम जो है हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब है कि परिकल्पना। परिकल्पना ये 2 शब्दों के मेल से बना है। एक है आपका हाइपो और एक शब्द है थीसिस। हाइपो प्लस थीसिस 2 शब्दों के मेल से ये बना है। हाइपो जो शब्द है उसका अर्थ होता है आपकी संभावना। हाइपो का अर्थ है संभावना, संभावना किसी कार्य की होने की संभावना। और जो थीसिस है, थीसिस का अर्थ होता है समस्या के समाधान करना, समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना, समाधान करना। अर्थात हाइपो संभावना और थीसिस समस्या का समाधान करना। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया संबंधित समस्या का पूर्व कथन। हाइपोथेसिस का हो गया संबंधित समस्या का, संबंधित समस्या का, समस्या का पूर्व कथन, पूर्व कथन या परिकल्पना, परिकल्पना, कल्पना। परिकल्पना अर्थात परि यानी चारों तरफ, परि यानी चारों ओर, हमारे चारों ओर, चारों ओर। और कल्पना का मतलब होता है आपका कल्पना करना या अनुमान लगाना, अनुमान या कल्पना करना, अनुमान या कल्पना। हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसका अनुमान लगाना है, अर्थात हाइपो संभावना, किसी समस्या का समाधान अर्थात संबंधित समस्या का पूर्व कथन आपका क्या है, परिकल्पना है। ठीक है, हम देखते हैं कि जब भी कोई शोधार्थी शोध कार्य करता है तो वो कोई न कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, और वैज्ञानिक अनुसंधान में ये लक्ष्य परिकल्पना के रूप में निश्चित किया जाता है। जब अनुसंधान कैसा हो, वैज्ञानिक हो। जब अनुसंधान कैसा हो भाई, कोई भी शोधार्थी जब भी शोध कार्य करता है तो कोई न कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। बिना लक्ष्य के कोई भी अनुसंधान नहीं होता। और जो वैज्ञानिक शोध होता है उसमें लक्ष्य ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात लक्ष्य किस क्या बन जाता है, लक्ष्य ही आपकी परिकल्पना या हाइपोथेसिस बन जाता है। ठीक है, परिकल्पना के द्वारा ही सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य, वैज्ञानिक ही नहीं, जो सामाजिक अनुसंधान है। कैसा अनुसंधान, जो सामाजिक अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध, वो भी जो है परिकल्पना के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। ठीक है ना।
क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन से संबंधित इन सब कारणों का जो अध्ययन हम किसके माध्यम से करते हैं, वो हाइपोथेसिस के माध्यम से ही करते हैं। क्योंकि चाहे शोध कैसा भी हो, यहाँ कार्य कारण परीक्षण किया जाता है। कार्य कारण परीक्षण, चाहे वो शोध वैज्ञानिक हो चाहे सामाजिक हो, कार्य कारण परीक्षण किया जाता है। खासकर ऐतिहासिक में जब कार्य कारण परीक्षण किया जाता है तो वो बिना परिकल्पना के कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो ये परिकल्पना है, ये क्या करती है कि समस्या के समाधान का एक तरह का कथन प्रकट करती है। समस्या के समाधान का ये कथन है, इसके बिना कोई भी जो शोध कार्य है वो सही ढंग से संपादित नहीं किया जा सकता। ये है आपका हाइपोथेसिस, जिसको आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। हाइपोथेसिस को देखिए, हाइपोथेसिस को टेस्टिंग किया जाता है, चेक किया जाता है कि भाई जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, वो कैसी है। ठीक है, परिकल्पना कैसी है, परिकल्पना सकारात्मक है, परिकल्पना नकारात्मक है या परिकल्पना शून्य है, इसका अध्ययन करने के लिए जो है हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्ट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस अर्थात शून्य परिकल्पना, दूसरा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी वैकल्पिक 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 और नल का मतलब शून्य, कि कोई भी परिकल्पना वो शून्य है। इसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे तो कि कोई परिकल्पना शून्य है या कोई परिकल्पना वैकल्पिक है, इसकी जांच करने के लिए हम परिकल्पना तो कर लेते हैं। क्योंकि जब भी कोई शोधार्थी शोध कार्य करता है तो उससे पहले वो जो है शोध की क्या करता है, प्रस्तावना या परिकल्पना का निर्माण तो कर लेता है। लेकिन वो परिकल्पना कैसी है, क्योंकि अगर वो सही नहीं होगी तो शोध में उपयोगी नहीं होगी। इसलिए वो ये देखेगा हाइपोथेसिस में कि वो परिकल्पना कैसी है, वो शून्य परिकल्पना है या वैकल्पिक है। तो इसकी जांच करने के लिए वो कुछ टेस्ट करेगा। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो जो टेस्ट करेगा उसमें सबसे पहले स्टैटिकल टेस्ट करेगा। और स्टैटिकल टेस्ट वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसकी हम आगे की क्लास में बात करेंगे। पैरामेट्रिक में टी टेस्ट कैसे होता है, जेड टेस्ट कैसे होता है, एफ टेस्ट कैसे होता है और अनेवा टेस्ट, ये चार प्रकार के जो टेस्ट है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसके अलावा जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें काई स्क्वायर टेस्ट है, यू टेस्ट है, उसके अलावा जो है एच टेस्ट है। इसके बारे में जो हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे, ये एक अलग से हम एक क्लास लेंगे जिस क्लास में आपको बताएंगे कि हाइपोथेसिस का टेस्टिंग कैसा होता है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि हाइपोथेसिस है उसमें जो है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस अर्थात शून्य और परिकल्पना को जानने के लिए जो टेस्टिंग की जाती है वो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की जाती है। पैरामेट्रिक में जेड, टी, एफ और एनोवा टेस्ट होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, ठीक है ना, और एच टेस्ट जो होते हैं, जिनका हम अध्ययन जो है करेंगे। परिकल्पना, अब हम लेते हैं अपने मेन बिंदु परिकल्पना को। परिकल्पना क्या है उसको देखिएगा कि परिकल्पना एक धारणा, ये एक धारणा है या प्रस्ताव है। परिकल्पना एक धारणा है, एक प्रस्ताव है जिसका समर्थनीयता यानी न्याय संगतता अर्थात न्याय में वो सही होनी चाहिए। ये एक धारणा या प्रस्ताव है जिसकी समर्थनीयता न्याय संगत होने की क्षमता, समर्थनीयता न्याय संगत होने की क्षमता, अनुभवजन्य साक्ष्य और पिछले ज्ञान के साथ इसमें निहितार्थ के आधार पर परीक्षण किया जाता है। भाई दो तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें समर्थनीयता होनी चाहिए यानी न्याय संगत होने की क्षमता होनी चाहिए, पिछले ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है ना, और इसका निहितार्थ होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए बनी है वो उसका उद्देश्य इसमें निहित होना चाहिए। ये और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रस्ताव या तर्कसंगत अनुमान का प्राकल्पित काल्पनिक कथन या एविडेंस है जिसे शोधकर्ता अपने अध्ययन के माध्यम से सिद्ध करना चाहता है। यही परिकल्पना है।
ठीक है ना। तो परिकल्पना ये एक धारणा या प्रस्ताव है जिसकी समर्थनीयता न्याय संगत होने की क्षमता, अनुभवजन्य साक्ष्य और पिछले ज्ञान के साथ इसके निहितार्थ के आधार पर परीक्षण किया जाता है। ये उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रस्ताव या तर्कसंगत अनुमान का प्रकल्पित कथन या एविडेंस है जिसे शोधकर्ता द्वारा अपने अध्ययन के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। ये है आपका परिकल्पना। अब एक परिकल्पना का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक परिकल्पना का निर्माण कैसे किया जाता है। क्योंकि यदि शोध अध्ययन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के कारणों को ज्ञात करना है, अगर हमें शोध अध्ययन का उद्देश्य ज्ञात करना है कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है, हमें ये देखना है, मान लीजिए हमें देखना है कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं। तो भ्रष्टाचार के कारण जानने के लिए हमें एक तो महंगाई का अध्ययन करना पड़ेगा, एक गरीबी का अध्ययन करना पड़ेगा, एक जनसंख्या का अध्ययन करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे तो महंगाई से गरीबी बनी और गरीबी से क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि के कारण ही जो है गरीबी हुई है। तो हम जब भी यदि शोध अध्ययन के उद्देश्य को भ्रष्टाचार के कारणों को ज्ञात करना है तथा उन्हें ज्ञात करने के लिए किसी शोधकर्ता कोई वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो अध्ययन से पूर्व ही हम परिकल्पना बना लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले परिकल्पना बनाएंगे और परिकल्पना महंगाई या गरीबी पर ही होगी, तभी जो है हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से जो परिकल्पना का जो निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, वो किसी सीमा तक हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए उसकी जांच करने के लिए जो है परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना जो जिसे हाइपोथेसिस कह रहे हैं, कहते हैं कि बिना परिकल्पना के यदि कोई अनुसंधान कर रहा है तो वो अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बिना परिकल्पना के अंधेरे में लठ मारने जैसा है, अर्थात बिना परिकल्पना के कोई भी शोध कार्य कभी भी संपादित नहीं हो सकता। इसलिए परिकल्पना का जो निर्माण है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक परिकल्पना का निर्माण किस तरह से होता है, उसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई शोध समस्या है, कोई क्या है, शोध समस्या है। शोध समस्या, कोई भी शोध समस्या है। शोध समस्या है, उसमें परिकल्पना का हमें निर्माण करना है। तो वो किस तरह से होगा देखिएगा। मानव चिंतन, सबसे पहले शुरू होगा मानव चिंतन। सबसे पहले मानव चिंतन। जब मानव चिंतन होगा, मानव जब चिंतन करेगा तो मानव चिंतन से ही होगी परिकल्पना की उत्पत्ति। परिकल्पना की उत्पत्ति। मानव चिंतन से होगी परिकल्पना की उत्पत्ति। जब परिकल्पना की उत्पत्ति होगी तो परिकल्पना से संबंधित कारणों की खोज करेंगे। परिकल्पना से संबंधित कारणों की खोज करना। कारणों की खोज करना। देखिएगा, सबसे पहले सोच समस्या को लेते हैं तो मानव चिंतन से परिकल्पना की उत्पत्ति हुई और परिकल्पना से जो है संबंधित जो है
संबंधित कारणों की खोज करना हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। अब परिकल्पना की उत्पत्ति दो तरह से हो सकती है। किस तरह से? कि परिकल्पना फर्स्ट, भाई कई तरह के विचार मानव में आते हैं, परिकल्पना फर्स्ट और परिकल्पना सेकंड। हो सकता है दो से ज्यादा भी विचार आ जाए, लेकिन यहाँ हम दो को लेकर चल रहे हैं कि परिकल्पना फर्स्ट और परिकल्पना सेकंड। ये मान लीजिए एक परिकल्पना मानव के दिमाग में आई, फिर वो क्या करेगा? इस परिकल्पना से कारणों का अध्ययन करेगा। इस परिकल्पना से कारणों का अध्ययन करेगा। कारणों का अध्ययन किसके माध्यम से? कारणों का अध्ययन। देखिएगा, मानव ने चिंतन किया, चिंतन से परिकल्पना की उत्पत्ति हुई, परिकल्पना फर्स्ट और परिकल्पना सेकंड, उससे क्या करेगा? कारणों का अध्ययन करेगा। ठीक है। कारणों का अध्ययन जो है दो तरह से हो सकता है। कारणों का अध्ययन एक तो सत्य हो सकता है, एक असत्य हो सकता है। एक हो सकता है सत्य और एक हो सकता है असत्य। एक कारण सत्य हो सकता है और एक कारण असत्य हो सकता है। ठीक है। सत्य का मतलब है क्या? कि जो है परिकल्पना की प्रामाणिकता, और असत्य से तात्पर्य होता है परिकल्पना की अप्रमाणिकता। अप्रमाणिकता, प्रामाणिकता और अप्रमाणिकता। यदि कारणों का अध्ययन किया और कारण सत्य पाए गए तो प्रामाणिकता, और असत्य पाए गए तो अप्रमाणिकता। अप्रमाणिकता इसके अंदर पाई गई। बोले तो सत्य बोले तो प्लस और असत्य बोले तो माइनस। ठीक है ना। फिर आता है परिकल्पनाओं का अध्ययन करना। परिकल्पनाओं का अध्ययन करना। इस तरह से ये कार्य चलता है। देखिएगा, परिकल्पना से संबंधित कारणों की खोज। देखिएगा, सबसे पहले मानव के मस्तिष्क में शोध समस्या है कि भाई मेरे शोध की समस्या क्या है। जब उसने शोध समस्या का निर्धारण किया तो सबसे पहले मानव मस्तिष्क ने क्या किया कि मानव मस्तिष्क ने चिंतन किया। मानव मस्तिष्क ने सबसे पहले क्या किया भाई? चिंतन किया। मानव मस्तिष्क ने सबसे पहले शोध समस्या आई तो मानव मस्तिष्क ने सबसे पहले चिंतन किया। चिंतन से परिकल्पना की उत्पत्ति हुई, और मान लेते हैं कि दो परिकल्पना की उत्पत्ति हुई। एक परिकल्पना फर्स्ट की उत्पत्ति हुई और एक परिकल्पना दूसरे की। दोबारा देख लीजिएगा, शोध समस्या जो है, शोध समस्या को लेकर मानव मस्तिष्क ने चिंतन किया। जब मानव मस्तिष्क ने चिंतन किया तो परिकल्पना की उत्पत्ति हुई। परिकल्पना की उत्पत्ति हुई तो परिकल्पना दो तरह की उत्पन्न हुई, एक परिकल्पना फर्स्ट और एक परिकल्पना सेकंड। परिकल्पना, दोनों परिकल्पना से कारणों का हमने अध्ययन किया, और अध्ययन करने पर हमें पता चला कि दो तरह के आंकड़े निकल के आए, या तो सत्य या प्रमाणिक, बोले तो प्लस
और या असत्य अप्रमाणिक बोले तो माइनस। जब सत्य को हमने लिया कारणों के अध्ययन में तो परिकल्पनाओं को हमने अध्ययन किया और अध्ययन करने से जो है परिकल्पना से संबंधित कारणों की खोज हुई, ठीक है, और खोज होने से शोध समस्या का समाधान हुआ, ठीक है ना। तो परिकल्पना के अध्ययन से शोध समस्या का समाधान हुआ। इस तरह से एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। पुनः देख लीजिएगा, मानव मस्तिष्क में शोध समस्या उत्पन्न हुई, शोध समस्या आई तो मानव ने चिंतन किया, चिंतन से परिकल्पना की उत्पत्ति हुई, परिकल्पना दो हुई, परिकल्पना फर्स्ट और द्वितीय, फिर उसके कारणों का अध्ययन किया, कारण सत्य या असत्य, अगर असत्य आए तो इस परिकल्पना को छोड़ दिया, सत्य आए तो उसको आगे लिया और आगे लेके परिकल्पना को अध्ययन करना प्रारंभ किया और हमारी शोध समस्या का निवारण हो गया। इस तरह से जो है शोध समस्या के हल से निपटा जा सकता है। परिभाषा देखिएगा इसकी, जो है हाइपोथेसिस की जो परिभाषाएं हैं उनको देखिएगा। पहली है रूडबर्गर के अनुसार है। रूडबर्गर कहते हैं कि बिना परिकल्पना के अनुसंधान को करना अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। मैंने पहले ही बताया था कि बिना परिकल्पना के कोई भी शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। रूडबर्गर ही इसी बात को कह रहे हैं कि बिना परिकल्पना के, बिना हाइपोथेसिस के अनुसंधान या शोध कार्य करना अंधेरे में छलांग लगाना है। जब कोई आदमी अंधेरे में कूदेगा तो उसे यही पता नहीं होगा कि वो गिरेगा किधर, नीचे क्या है। तो इन चीजों को देखने के लिए क्या होगा कि बिना परिकल्पना के अनुसंधान के करना अंधेरों में छलांग लगाने जैसा है। रूडबर्गर ने ऐसी बात कही है। किसने कही है जी? रूडबर्गर ने ये बात कही है। मनरूप जी ध्यान दीजिएगा, रूडबर्गर ने कहा है कि बिना परिकल्पना के शोध कार्य करना अंधेरे में छलांग लगाने। अपने वो राजस्थानी में एक कहावत मिलती है ना, आपने सुनी होगी, है कि एक अंधा आदमी था, वो कहीं जीमने में चला गया भोजन करने किसी विवाह समारोह में, ठीक है। अब लोगों ने उसके साथ मजाक कर लिया और मजाक करते लोगों ने क्या किया कि उसके सामने जो प्लेट रखी ना, उसमें क्या किए कि उसने जब लड्डू वगैरह डाले तो वो बार बार कह रहा था मेरे को पैठे डालो, मेरे को पैठे खिलाओ, पैठे खिलाओ। पैठे मिठाई आती है वो थोड़ी कठोर आती है। कोई जो जिवाने वाले व्यक्ति थे जो भोजन परोस रहे थे वो परेशान थे बेचारे। तो एक को गुस्सा आया, उसने क्या किया, दो पत्थर के टुकड़े, उसने सोचा अंधा है दिखाई तो देगा नहीं, तो उसने दो पत्थर के टुकड़े है वो लाके उसकी प्लेट में पैठे जैसे आकार के रख दिए। उस व्यक्ति ने उसे बहुत चबाया लेकिन वो टूटे नहीं। तो उस अंधे व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने जोर से फेंक दिया तो पीछे कोई और आदमी खाना खा रहा था तो उसने कहा अरे वारे, राजस्थान में बोलते हैं अरे वारे फूट गो। तो वो अंधा कह रहा है अरे भैया फूट गो तो आज दो मन भी दे, मैं कई देर से मेहनत कर रही हूँ, ठीक है ना। तो वो बिना परिकल्पना के अंधेरे में छलांग लगाने जैसा कार्य है। यही स्थिति परिकल्पना की है। बिना परिकल्पना के अनुसंधान को करना अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। ये रूडबर्ग कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है आपकी परीक्षा के लिए। वेन डालेन के अनुसार परिकल्पना एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ है। उसी बात को देखिए, वो अंधेरा बता रहा है, यह प्रकाश स्तंभ बता रहा है ये, ठीक है। वो बिना परिकल्पना के अंधेरा बता रहा है। और कौन है? रूडबर्गर और वेन डालेन के अनुसार परिकल्पना एक शक्तिशाली प्रकाशपूर्ण स्तंभ है। प्रकाश के स्तंभ के रूप में बताया है किसको? परिकल्पना को रूप में कार्य करती है, जो अनुसंधानकर्ता के लिए मार्ग रोशन करती है। जैसे एक प्रकाश स्तंभ आने जाने वाले लोगों के लिए मार्ग रोशन करता है, वैसे ही परिकल्पना एक शोधार्थी के लिए उसका मार्ग जो है रोशन करने का कार्य करती है। परिकल्पना के स्रोत, एक अच्छी परिकल्पना तैयार करना एक कठिन कार्य होता है भाई, क्योंकि आसानी से नहीं बनती। ये मानो कि परिकल्पना अगर किसी ने अच्छी बना ली है तो समझो शोध में आधी जंग जीत ली है। जिसकी परिकल्पना अच्छी है उसने शोध में आधी जंग जीत ली है। अर्थात बिना परिकल्पना के शोध कार्य को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो एक अच्छी परिकल्पना है, उसको तैयार करना एक कठिन कार्य है। इसके लिए एक शोधकर्ता को अनुमान लगाने वाला, अनुमानक, कल्पनाशील, अच्छा ज्ञानवान और गहरी अंतर्दृष्टि और एक विश्लेषणात्मक दिमाग होना आवश्यक है। अगर ये चीजें नहीं होगी तो वो कभी भी जो है सफल नहीं हो पा सकता। अर्थात जो परिकल्पना जो करना है वो एक क्या है? दुष्कर या कठिन कार्य है। इसलिए जो है जब भी कोई शोधार्थी परिकल्पना करता है तो उसे जो है कैसा होना चाहिए? अनुमानक होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, अच्छा ज्ञानवान होना चाहिए,
गहरी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए और विश्लेषण करने का उसके पास दिमाग होना चाहिए, तभी जो है वो एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण कर सकता है। नहीं तो जो है एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण करना बहुत ही दुर्भर हो जाता है। परिकल्पना के प्रकार, और यहाँ हम परिकल्पना के, वैसे तो बहुत से विद्वानों ने बहुत सारे प्रकार परिकल्पना के बताए हैं, यह आप ध्यान रखिएगा, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की परिकल्पना बताई है। यहाँ हमने 3 प्रकार की परिकल्पना दी है, ठीक है ना। और जो परिकल्पना के प्रकार हैं वो सकारात्मक परिकल्पना, नकारात्मक परिकल्पना और शून्य परिकल्पना। पहले गुड्डे व होठ की बताता हूं आपको। गुड्डे और होठ नाम के जो व्यक्ति हैं, गुड्डे व होठ, गुड्डे व होठ जो विद्वान हैं, उन्होंने परिकल्पना 3 प्रकार की बताई है। एक बताई है अनुभव सिद्ध, अनुभव सिद्ध। कौन बताता है भाई? गुड्डे और होठ। एक बताई है अनुभव सिद्ध, एक बताई है आदर्श, और एक बताई है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक। अगर आपसे पूछ ले कि गुड्डे और होठ ने परिकल्पना कितने प्रकार की बताई है, तो गुड्डे और होठ ने परिकल्पना 3 प्रकार की बताई है। एक बताई है आपकी अनुभव सिद्ध, एक बताई है आदर्श, और एक बताई है विश्लेषणात्मक, गुड्डे और होठ ने। हेज है, उसने 2 प्रकार की परिकल्पना बताई है। भाई आपकी परीक्षा के लिए जा सकता है। हेज ने कितने प्रकार की परिकल्पना बताई है? तो हेज ने 2 बताई है। एक बताई है सरल परिकल्पना, सरल परिकल्पना, और दूसरी बताई है वैज्ञानिक। दूसरी बताई है इसने वैज्ञानिक परिकल्पना। वैज्ञानिक परिकल्पना या वैज्ञानिक अस्तित्वात्मक परिकल्पना, वैज्ञानिक अस्तित्वात्मक परिकल्पना, ये किसने बताई है? हेज ने। अगर हेज का पूछ ले तो परिकल्पना कितने प्रकार की? परिकल्पना 2 प्रकार की। कौन सी? सरल परिकल्पना और वैज्ञानिक अस्तित्ववाद। गुड्डे व होठ के अनुसार परिकल्पना अनुभव सिद्ध, आदर्शवाद और विश्लेषणात्मक परिकल्पना, ये बताता आपका हेज, ठीक है। ऐसे ही एक जॉन गाल्टुंग है, जॉन गाल्टुंग, जॉन गाल्टुंग। अगर आपसे पूछ ले कि जॉन गाल्टुंग परिकल्पना के बारे में क्या कहता है, ठीक है ना, तो जो जॉन गाल्टुंग है वो 2 प्रकार की बताता है। एक अनुसंधान परिकल्पना, अनुसंधान परिकल्पना, और एक आपकी सांख्यिकी परिकल्पना, सांख्यिकी परिकल्पना। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि जॉन गाल्टुंग परिकल्पना कितने प्रकार की बताता है, तो 2 प्रकार की, एक अनुसंधान परिकल्पना और एक सांख्यिकी परिकल्पना, ठीक है। आदर्श और जो चर्चित परिकल्पना है वो आपकी 3 प्रकार की हैं। एक आपकी शून्य परिकल्पना, एक आपकी जटिल परिकल्पना, ठीक है ना। तो ये शून्य है। अगर आपसे पूछे हेज ने परिकल्पना कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक सरल परिकल्पना और एक वैज्ञानिक परिकल्पना। कौन बताता है? हेज। सरल परिकल्पना और वैज्ञानिक और अस्तित्ववाद, ये बताता है हेज। अगर आपसे पूछ ले कि जॉन गाल्टुंग ने परिकल्पना कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, एक जॉन गाल्टुंग, एक अनुसंधान परिकल्पना और दूसरी सांख्यिकी परिकल्पना। अगर गुड्डे और हार्ट का पूछ ले तो अनुभव सिद्ध परिकल्पना, आदर्श परिकल्पना और विश्लेषणात्मक। कितने प्रकार? 3। गुड्डे और हार्ट ने 3, जॉन गाल्टुंग ने 2 और हेज ने 2। और अगर बात की जाए आदर्श प्रारूप, तो आदर्श प्रारूप में परिकल्पना 2 प्रकार की होती हैं। एक तो शून्य परिकल्पना और एक जटिल। ये कौन है भाई? कि ये परिकल्पना का आदर्श प्रारूप है। आदर्श प्रारूप में परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो आदर्श प्रारूप में परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, शून्य और जटिल।
हेज के अनुसार दो प्रकार की सरल परिकल्पना और वैज्ञानिक परिकल्पना, और जॉन गाल्टन के अनुसार अनुसंधान परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना, गुड्डे और हार्ट के अनुसार अनुभव सिद्ध वैज्ञानिक परिकल्पना, आदर्श परिकल्पना और विश्लेषणात्मक परिकल्पना। ये 3 बताते हैं गुड्डे और हॉट। तो गुड्डे और हॉट को ध्यान रखेंगे, जॉन गाल्टन को ध्यान रखेंगे, हेज को ध्यान रखेंगे और आदर्श को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा परिकल्पना के हमने 3 प्रकार यहाँ लिए हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। एक आपकी जो है सकारात्मक परिकल्पना, एक आपकी जो है नकारात्मक परिकल्पना और एक आपकी शून्य परिकल्पना। इन तीनों का हम जो है बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि क्या होती है सकारात्मक परिकल्पना, क्या होती है नकारात्मक परिकल्पना और क्या होती है शून्य परिकल्पना। ठीक है ना, तो तीनों को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सकारात्मक परिकल्पना के बारे में लेते हैं कि सकारात्मक परिकल्पना क्या होती है। ऐसी परिकल्पना जिसका भावार्थ, ऐसी परिकल्पना जिसका भावार्थ सकारात्मक हो, भावार्थ अर्थात जिसका भावार्थ, ऐसी परिकल्पना जिसका भावार्थ सकारात्मक हो, ऐसी परिकल्पना जिसका भावार्थ सकारात्मक हो। ठीक है, जैसे नगरों में साक्षरता का स्तर, एक उदाहरण लेते हैं, नगरों में साक्षरता का स्तर, जैसे नगरों में साक्षरता का स्तर अच्छा है, साक्षरता का स्तर अच्छा है, अच्छा है। नगरों में साक्षरता का स्तर अच्छा है, कैसी परिकल्पना हो गई, सकारात्मक परिकल्पना। दूसरी है नकारात्मक परिकल्पना, भावार्थ कैसा होगा, भावार्थ इसका नकारात्मक होगा, इसका भावार्थ नकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा। जैसे ग्रामीण छात्रों की उपेक्षा, उदाहरण देखिएगा, जैसे ग्रामीण छात्रों की उपेक्षा, छात्रों की अपेक्षा जैसे ग्रामीण छात्रों की उपेक्षा या ग्रामीण छात्रों की बुद्धि शहरी छात्रों से कम होती है। ग्रामीण छात्रों की बुद्धि शहरी छात्रों से कम होती है। ये आपकी कैसी हो गई, ये नकारात्मक जो है परिकल्पना हो गई, जिसका भावार्थ नकारात्मक। सकारात्मक में नगरों में साक्षरता का स्तर अच्छा है, वो कैसा है, वो आपका जो है सकारात्मक है। तीसरी है शून्य परिकल्पना, और शून्य परिकल्पना जो है का भावार्थ न तो सकारात्मक होता है और न नकारात्मक होता है, न तो सकारात्मक और न नकारात्मक, न नकारात्मक। भाई ऐसी परिकल्पना जिसका भावार्थ न तो सकारात्मक है और न नकारात्मक है, ऐसी परिकल्पना को शून्य परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, अर्थात ये कैसी होती है, न सकारात्मक होगी न नकारात्मक होगी, तो ऐसी को कहा जाता है तटस्थ। ऐसी परिकल्पना को तटस्थ परिकल्पना कहा जाता है, कि जो है तटस्थ परिकल्पना है। कैसी परिकल्पना है, तटस्थ परिकल्पना है।
न तो सकारात्मक है और न ही ये नकारात्मक है। जैसे नगरीकरण का साक्षरता के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे नगरीकरण का साक्षरता के साथ कोई संबंध नहीं है या कोई गुण नहीं है। ये होगी आपकी सकारात्मक। समझे आप? तो जो परिकल्पना है वो इसको इस प्रकार लीजिए कि सकारात्मक परिकल्पना जिसका भावार्थ सकारात्मक वो सकारात्मक परिकल्पना, ठीक है। जैसे नगरों में साक्षरता का स्तर अच्छा है। नकारात्मक परिकल्पना अर्थात ऐसी परिकल्पना जिसका भावार्थ नकारात्मक हो, जैसे ग्रामीण छात्रों की बुद्धि शहरी छात्रों से कम होती है। शून्य परिकल्पना ये न तो सकारात्मक होती है और न नकारात्मक होती है अर्थात तटस्थ होती है। जैसे नगरीकरण का साक्षरता से साथ कोई गुण नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही एक उदाहरण से बताया था कि एक पानी का गिलास है और एक पानी का गिलास आधा पानी से भरा हुआ है। पहला व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण वाला कहता है आधा गिलास भरा है, गिलास भरा है। ये कैसी परिकल्पना है? ये सकारात्मक परिकल्पना है। दूसरा बंदा कहता है आधा गिलास खाली है, जो आधा गिलास खाली बता रहा है वो कैसी परिकल्पना है? वो नकारात्मक। तीसरा बोलता है गिलास न तो खाली है, ना तो खाली है और ना ही भरा हुआ है, और ना ही पूरा भरा है। ये आपकी कैसी होगी? तटस्थ परिकल्पना हो गई, जिसे शून्य परिकल्पना कहा जाता है। अगर पहला व्यक्ति बोल रहा है कि आधा गिलास तो आधा ही पानी का भरा है, पहला व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास भरा है, वो सकारात्मक परिकल्पना है। दूसरा कह रहा है कि आधा गिलास जो है खाली है, वो नकारात्मक परिकल्पना है। तीसरा कह रहा है न तो पूरा गिलास खाली है और न ही पूरा गिलास भरा हुआ है, वो आपकी शून्य परिकल्पना है। तीनों के भावार्थ सकारात्मक का जो भावार्थ सकारात्मक होगा, नकारात्मक का भावार्थ नकारात्मक होगा और शून्य परिकल्पना का भावार्थ है वो तटस्थ होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आता है परिकल्पना के कार्य कि एक परिकल्पना है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे कि परिकल्पना के क्या क्या कार्य होते हैं। एक परिकल्पना के कार्य। पहली होती है समस्या की व्याख्या करना। पहला है समस्या की व्याख्या करना। समस्या की व्याख्या करना। परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो समस्या है उसकी व्याख्या कर दी जाती है इसके द्वारा, अर्थात इसकी जो समस्या का जो क्षेत्र है वो क्या है, इसकी समस्या का आधार क्या है, उसकी वैज्ञानिक दिशा में जो है व्याख्या ये करता है। ठीक है, अर्थात जो है परिकल्पना व्याख्या करने में सहायक होती है। ये अनुसंधान में आने वाली समस्याओं का क्या होता है,
निर्धारण करते हैं, खासकर सामाजिक अनुसंधान में ये महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, तो समस्या की व्याख्या करने में सहायक। दूसरी है अध्ययन की व्याख्या करने में सहायक। अध्ययन की व्याख्या करने में सहायक। व्याख्या करने में सहायक। करने में सहायक कि जो हम जिस व्यू ऑफ लिटरेचर का अध्ययन कर रहे हैं उसमें समस्याएं क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा विशिष्ट होनी आवश्यक है। अध्ययन की दिशा से तात्पर्य कि वैज्ञानिक किन तथ्यों की जानकारी तथा आंकड़ों को एकत्रित करना तथा किन आंकड़ों को निर्धारित करता है, किन आंकड़ों को लिया जाना है, किन आंकड़ों को छोड़ना है, इन सब की जो है ये क्या करता है, जानकारी प्राप्त करता है। कौन? शोध। अध्ययन क्षेत्र की सीमितता। अध्ययन क्षेत्र की सीमितता एवं चयन में सहायक। चयन में सहायक महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई ये, कि अध्ययन क्षेत्र की सीमितता एवं चयन में सहायक। इसका तात्पर्य यह है कि जो अध्ययन है उसका जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में शोध कम हुए हैं, किस क्षेत्र में समस्या है, किस क्षेत्र में हमें भी अनुसंधान की जरूरत है, इसका निदान परिकल्पना के माध्यम से ही किया जा सकता है। उपयोगी तथ्यों का संकलन करने में सहायक। उपयोगी तथ्यों का संकलन करने में सहायक। संकलन करने में सहायक। सहायक देखिए भाई, मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई शोध कार्य करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो व्यू ऑफ लिटरेचर को देखता है और हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। और हाइपोथेसिस का जब निर्माण करता है तो वो पहले ही अपने शोध कार्य को किन चरणों में पूरा करेगा, कौन कौन से उनके क्षेत्र होंगे, क्या उसके जो है व्यू ऑफ लिटरेचर होगी, इनका अध्ययन। क्योंकि शोध एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है, और परिकल्पना के माध्यम से ही जो है उसे पूर्व ही अनुमान हो जाएगा कि भाई किन तथ्यों का मुझे संकलन करना है जो मेरे शोध में सहायक होंगे। इन सब का जो उपयोगी तथ्यों का संकलन करने में जो है ये सहायता प्रदान करता है। तर्क संगत निष्कर्ष में सहायक। संगत निष्कर्ष में सहायक। तर्क संगत निष्कर्ष में सहायक। कोई भी शोध कार्य जब तक संपादित नहीं हो सकता जब तक उसमें तर्क संगत निष्कर्ष ना निकले। क्योंकि मैंने बताया था मूल्यांकन और ऑब्जर्वेशन और अवलोकन दो महत्वपूर्ण जो विधियां हैं, मूल्यांकन और विश्लेषण महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके माध्यम से शोध कार्य संपादित किया जाता है। अगर जब भी शोध कार्य किया जाता है और शोध कार्य पूर्ण होने के बाद जब डाटा कलेक्शन किया जाता है तो उससे जो तर्क संगत निष्कर्ष निकाला जाता है वो परिकल्पना के आधार पर ही निकाला जाता है। जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसमें जो निभाती है आपकी क्या, परिकल्पना। ठीक है। एक है सिद्धांत निर्माण में सहायक। सिद्धांत निर्माण में सहायक। निर्माण में सहायक। शोध कार्य किया ही इसलिए जाता है कि सिद्धांतों का निर्माण हो, और परिकल्पना है वो सिद्धांत निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात सिद्धांत निर्माण में शोध प्रक्रिया है वो सहायक होती है। इसलिए आप जो है इसको ध्यान रखेंगे कि हाइपोथेसिस है उसके क्या क्या कार्य जो है हो सकते हैं। तो हाइपोथेसिस के जो कार्य है वो है, एक तो समस्या की व्याख्या करना, सबसे पहले समस्या की व्याख्या करता है, फिर अध्ययन की व्याख्या करने में सहायक होता है,
अध्ययन के क्षेत्र को सीमित एवं चयन में सहायक होती है, उपयोगी तथ्यों का संकलन करने में सहायक होती है, तर्क संगत निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है और सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है। तो ये जो है कुछ इसकी विशेषताएं थी। इसके अलावा हम जो है एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है और यहाँ छूट गया है उसको भी हम लेते हैं, और वो बिंदु है आपका इसके अंदर की परिकल्पना के स्रोत क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं। परिकल्पना के स्रोत की परिकल्पना के स्रोत या स्रोत क्या होते हैं। देखिए, परिकल्पना का सबसे बड़ा स्रोत तो जो है वो शोधार्थी है। शोधार्थी बोले तो मानव। परिकल्पना का सबसे बड़ा स्रोत तो मानव ही है। ये तो आप तय मानो कि परिकल्पना का सबसे बड़ा स्रोत है वो मानव है या शोधार्थी है। ठीक है। फिर इसके अलावा जो स्रोत होते हैं वो पहला होता है सामान्य संस्कृति। संस्कृति, जब भी कोई शोधार्थी शोध कार्य संपन्न करता है तो वो अपने चारों तरफ के वातावरण, मैंने कहा था मानव का मस्तिष्क और वातावरण, दो चीजें मैंने बताई थी। एक बताई थी मानव मस्तिष्क या मानव की सोच, और एक वातावरण। वातावरण दोनों महत्वपूर्ण प्रभावित करते हैं शोध को। और वातावरण कहाँ मिलता है? वो सामान्यतः संस्कृति का जो है समाज में मिलता है, और समाज में ही जो है सामान्य संस्कृति के द्वारा ही व्यक्ति जो है अनुसंधान में सहायक होता है। अर्थात अनुसंधान के लिए जो डाटा कलेक्शन वो करता है, जो उसे जो है स्रोत प्राप्त होते हैं, जो जिनसे वो रिसर्च कार्य को आगे बढ़ाता है, उसमें जो है सामान्य संस्कृति का जो है प्रभाव होता है। ठीक है। दूसरा है समरूपता। समरूपता का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जो शोधार्थी ने जो डाटा लिए हैं उनसे संबंधित जो डाटा पहले बने हैं उनका अध्ययन भी जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है। एक होता है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शोध कार्य में। देखिए, मैंने कहा था कि शोध कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं होता, ये समूह का कार्य है। और जैसा कि हमने परिकल्पना के निर्माण के समय कहा था कि एक टीम की नियुक्ति की जाती है, इसलिए जो व्यक्तिगत अनुभव है वो भी बहुत काम आते हैं। बिना व्यक्तिगत अनुभव के परिकल्पना का निर्माण नहीं हो सकता, और बिना परिकल्पना के कोई भी शोध कार्य सही ढंग से संपादित नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए व्यक्तिगत अनुभव का भी शोध कार्य में विशेष रोल होता है। अनुसंधान एवं साहित्य। अनुसंधान एवं साहित्य अनुसंधान एवं साहित्य। अनुसंधान जो शोधकर्ता से पहले किए गए हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तथा उससे पहले साहित्य, जिसको व्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, या साहित्य जो है उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। शोधार्थी अपने शोध में देखता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा वो कौन से बिंदु हैं जो छूट गए हैं, वो उनको शामिल करता है। किसके माध्यम से? अनुसंधान के माध्यम से उनको शामिल करता है और संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है। एक आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। कोई भी शोध है उसमें वैज्ञानिकता होनी चाहिए, अर्थात हम बोले तो तथ्यों का समावेश होना चाहिए। और तथ्य भी कैसे हों? तथ्य सत्य होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। सही तथ्यों का समावेश जो है वैज्ञानिक सिद्धांत में होना आवश्यक है। ठीक है ना। वैज्ञानिक सिद्धांत परिकल्पनाओं को होने के स्रोत है, क्योंकि विज्ञान के अंदर बहुत सी परिकल्पनाओं की सामग्री प्राप्त होती है। विज्ञान के अंदर बहुत सी
परिकल्पनाओं की सामग्री प्राप्त होती है। विज्ञान के अंतर्गत बहुत सी परिकल्पना बोले तो शोध की सामग्री प्राप्त होती है। और सबसे अंतिम और छठा है सादृश्यता। सादृश्यता भाई, सादृश्यता को समझिएगा कि क्या होता है सादृश्यता। कि समाज एक परिवर्तनशील है। समाज कैसा है? परिवर्तनशील है। समाज परिवर्तनशील है। समाज परिवर्तनशील है। बार बार बदलाव समाज में होते हैं। समाज परिवर्तनशील है। सामाजिक धर्म परिवार समाज में शामिल है। क्या समाज में शामिल है? धर्म, परिवार, संस्कृति बोले तो विवाह, कला, सभ्यता, आदि का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, आदि का जो विकास हुआ है, विकास किसके माध्यम से हुआ है? धीरे धीरे हुआ है और विज्ञान के माध्यम से हुआ है। विज्ञान के माध्यम से हुआ है। जैसे कहते हैं मानव विकास की कहानी पढ़ते हैं, तो मानव विकास की कहानी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मानव जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में जंगली अवस्था में था और उसे ना पहनने का ज्ञान था, ना उसे खाने का ज्ञान था। और जब एक मानव को दूसरे मानव में जंगल में रहता था और जंतुओं को जो है मार के वो खाता था, और जब उस मानव को उसका ज्ञान हुआ और वो दूसरे मनुष्य को देखता तो जोर से चिल्लाता और एक दूसरे से विपरीत दिशा में डर के भागते थे। धीरे धीरे जब उनको ज्ञान हुआ और मानव ने किसी पशु के पीछे कोई पत्थर मारा और उससे आग उत्पन्न हुई, तो उसे आग का ज्ञान हुआ और वो आग का ज्ञान होने से जो है वो जो है उसमें कोई पशु जल गया होगा और उसे जो है जला हुआ पशु खाने में अच्छा लगा, इसलिए जो है उसे आग के फायदों का पता चला। अगर ये मानव विकास का क्रम, ये मानव विकास की कहानी हम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे तो तब से लेकर आज तक जो है धीरे धीरे वैज्ञानिक विकास हुआ। मानव ने निवास कहाँ किया? नदी किनारे। अब नदी किनारे क्यों किया? क्योंकि उसे पानी की आवश्यकता होती थी। बिना पानी वो जीवित नहीं रह सकता, बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। जीवित तो रहने के लिए वो जंगलों में रहता था ताकि पशुओं को मार सके और फल फ्रूट जैसी चीजें खा सके। पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था से वो जो है नदी किनारे रहने लग गया। तो ये जो मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो कैसा है? विज्ञान, क्योंकि विज्ञान कहती है बिना पानी के, बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता। तो समाज परिवर्तनशील है और समाज धर्म परिवार विवाह कला सभ्यता विकास विज्ञान के माध्यम है। ठीक है ना? विज्ञान के सदस्य सादृश्य को लेकर चलते हैं और उन्हीं के द्वारा जो अनेक परिवर्तन होते हैं तथा जो है सहभागिता का उपयोग। इसलिए एक अच्छे परीक्षण में जो है निरीक्षण करना चाहिए कि अवधारणा जो है सादृश्यता का रूप उसमें आवश्यक होना चाहिए, अतः उसमें वैज्ञानिकता लिप्त होनी चाहिए, तभी वो जो है परीक्षण सफल हो सकता है, अन्यथा वो सफल नहीं हो सकता। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये एक परिकल्पना के स्रोत थे: सामान्य संस्कृति, समरूपता, व्यक्तिगत अनुभव, अनुसंधान एवं साहित्य, वैज्ञानिक सिद्धांत और सादृश्यता। ये जो है परिकल्पना के स्रोत थे। और एक था मानव खुद, शोधार्थी खुद, जो परिकल्पना को आगे बढ़ाता है। इस तरह से जो आज अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइपोथेसिस को जो है पूरा कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।